आपने कभी क्राइम का वर्ड यूज नहीं करना, आपने वर्ड यूज करना है डिवियंस का, ठीक है। क्राइम हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास जो क्राइम होती है ना वो सारे डिवियंसेस ही होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर डिवियंस हमारे पास क्राइम हो, ठीक है। तो प्राइमरी डेवियंस मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। प्राइमरी डेवियंस वो होता है कि अगर कोई बंदा जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो कहीं से एक बुक चुरा लेता है या किसी शॉपिंग मॉल से कोई एक चीज चुरा लेता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं करता, तो दैट वाज प्राइमरी डेवियंस, फिर उसने नहीं किया वो चीज, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी डेवियंस वो होती है जब वो उसको रिपीटेटिवली करता है, वो पार्ट ऑफ पर्सनालिटी बन जाता है और लोग उसको फिर उसी चीज से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसके ऊपर लेबल लगना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो ये काम जो है तो बिल्कुल बेधड़क करने लग जाते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर नाउ? चले अब हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब हमने क्राइम की डेफिनेशन पढ़ ली, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ क्राइम। तो इसमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है एक्टिस रियस और एक होता है अच्छा पहले इनसे ये नेचर ऑफ क्राइम हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब है माला इनसे जो देयर आर टू टाइप नेचर्स ऑफ क्राइम, ठीक है। माला इनसे इसमें ये होता है कि रॉन्ग विद इन देमसेल्व्स, ठीक है, यानी जी हेलो कंटिन्यू करे जी, कंटिन्यू करे। अच्छा जी, नेचर ऑफ क्राइम्स हैं, ठीक है। अब नेचर ऑफ क्राइम्स में क्या होते हैं हमारे पास के उसके टू नेचर्स हैं हमारे पास। एक है माला इनसे और एक है माला प्रोहिबिशिया या प्रोहिबिटा, ठीक है। तो माला इनसे में क्या होता है कि ये जो एक्ट उसने किया होता है, जो द क्राइम दैट ही हैज कमिटेड ना, तो वो गलत होता है, ठीक है। मतलब उसकी कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं होती, जैसे मर्डर हो, रॉबरी हो, इंजरी हो, इंजरिंग समवन हो या ड्रग यूज हो, ठीक है। मतलब ये चीजें हमारे पास क्रिमिनल लॉ ने कहा है कि ये गलत है तो ये गलत है, देयर इज नो नीड ऑफ जस्टिफिकेशन, और कोई जस्टिफिकेशन यहाँ पे एक्सेप्ट ही नहीं होगी। लेकिन माला प्रोहिबिटा जो है वो ये होता है कि ये रॉन्ग, वो रॉन्ग इसलिए होता है क्योंकि क्रिमिनल लॉ ने उसको रॉन्ग किया होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि ये रॉन्ग है, ये प्रोहिबिटेड है बाय द सोसाइटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल पब्लिक ड्रिंकिंग, ये तो खैर हमारी सोसाइटी में पब्लिक ड्रिंकिंग जो है तो ये हमारे पास जो हमारा रिलीजन है उसमें भी रॉन्ग है। अच्छा, स्मोकिंग हो गया, ठीक है। स्मोकिंग जो है तो ये हो गया माला प्रोहिबिटा में आ जाता है, ठीक है। ये मे नॉट बी इवन इलीगल इन डिफरेंट जुरिस्डिक्शन। फॉर एग्जांपल पब्लिक ड्रिंकिंग जो है तो वो यूएस में जो है तो आप ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिक ड्रिंकिंग आप वहां पे भी पब्लिक प्लेसेस में नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्मोकिंग है वो आप पब्लिक प्लेसेस पे नहीं कर सकते। अब जैसे पार्क्स में जहाँ पे बच्चे हों तो वहां आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। इन द हॉस्पिटल प्रेमिसेस यू कैन नॉट स्मोक, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोहिबिटा होता है, ठीक है, माला प्रोहिबिटा। अच्छा, क्रिमिनलिटी हमारे पास क्या है? क्रिमिनलिटी इज द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग अ क्रिमिनल। अच्छा, अभी जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, नॉर्म, वैल्यू और उन सब चीजों की, तो उसमें हमारे पास एक सिन था और एक वाइस था, ठीक है। अब सिन हमारे पास क्या होता है? इट इज अ वायलेशन ऑफ द रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑल द एक्ट्स अगेंस्ट religion are considered as sins. The sin can be defined as the transgression of the divine laws. Its very base is religion while the crime is based upon laws, ठीक है। जब क्राइम और सिन में मेन डिफरेंस ये है कि क्राइम जो है तो वो अगेंस्ट द क्रिमिनल लॉ अगर कोई जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्राइम होता है, और उसको हम जो है तो सजा भी क्रिमिनल लॉ से ही देते हैं, जो पेनल्टीज जो पीनल कोड में होती हैं उससे देते हैं। जबकि सिन जो होता है वो हमारे पास उसकी बेस होती ही रिलीजन है, ठीक है। और वो हमारे पास रिलीजन डिफाइन करता है कि ये हमारे पास ये एक सिन है, और उसके लिए हमारे पास जो लॉज होते हैं ना वो हमारे पास रिलीजियस बुक्स से आते हैं, ठीक है। द concept of sin is traditional, based on orthodoxy and rigidity. The final decision in sin is taken on the basis of religious books, while in matter of crime it is taken by the law of code, ठीक है, या law code. Darrow has defined sin in a more suitable manner. In his words, sin is an offense against God, a transgression against the divine law, and any thought, desire, word, and act or omission against that law.
ठीक है। अब क्राइम एंड वाइस, अच्छा क्राइम एंड सिन के दरमियान कोई डिफरेंस बता दो मुझे, जो मैंने अभी बताया, प्लीज एक्सप्लेन दैट। मैम जो है ना सिन, वो है वायलेशन ऑफ लॉ मेड बाय द ओमनिपोटेंट ऑलमाइटी, और जो वाइस है वो वायलेशन ऑफ मोरालिटी है। मतलब ये है कि आप इंडिविजुअल अपने आप को खुद हार्म कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप ड्रिंकिंग कर रहे हो, मतलब जो आपकी खुद को नुकसान पहुंचाना है ना, वो मॉरल वैल्यूज को, दैट इज कॉल्ड एज वाइस। एंड सिंस है जो आपके रिलीजियस ऑब्लिगेशंस को आप कर रहे हो, उसको आप मतलब इस सेंस कहोगे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये, फॉर एग्जांपल कोई मस्जिद में जाके कोई मतलब लोगों को तंग कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहा है, इसको मैं कह सकता हूँ कि सेंस है जो मतलब शिर्क के इनके साथ है। ठीक है, सही। अब क्राइम एंड वाइस जो है, अब हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाइसेस जो होते हैं ना, ये वो एक्ट्स होते हैं दैट आर कंसिडर्ड इमोरल और अनप्लेजेंट इन एनी सेटिंग और सोसाइटी, ठीक है। अब ये क्या होता है कि vices are usually associated with a transgression in a person's character or temperament rather than their morality, ठीक है। और इसमें ज्यादा हार्म किसका होता है? उस बंदे का होता है। अल्टीमेटली नुकसान सोसाइटी का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो उस इंडिविजुअल का ही होता है जो वो एक्ट्स कर रहा होता है, वाइस, ठीक है। आई विल गिव द एग्जांपल GTA वाइस सिटी जो है, तो उसमें वाइस यही होता है कि उसमें इमोरल और इस तरह की एक्टिविटीज हो रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब vices are often included in the category of crimes, but many of them sometimes are not regarded as crimes. There is a lot of difference in their aims. The crimes cause harm to others, while the vices cause harm to an individual himself. For example, the vices like smoking causes harm to the individual alone. ठीक है? As the harm to the individual indirectly affects the latter, therefore society prohibits the vices and generally gives punishments for them. अब स्मोकिंग है, ठीक है, वो बंदा कर रहा है, अगर उसको कोई कहे कि ये तुम स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है, पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग क्यों कर रहे हो, तो वो उसके सामने वो जस्टिफिकेशन दे देगा, ये तो मेरी मर्जी है, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे लंग्स खराब हो रहे हैं ना, तो ये तो मेरा मसला है, आपका तो नहीं है। तो नहीं, ये सिर्फ उसका मसला नहीं है। अगर वो पार्क में कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल विच इज अ प्रोहिबिटेड एरिया फॉर स्मोकिंग, तो वहां पे बच्चे भी होते हैं, ठीक है, वहां पे एल्डरली लोग भी होते हैं, वहां पे हर किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। तो स्मोकिंग में ये होता है कि एक एक्टिव स्मोकर होता है जो स्मोकिंग कर रहा होता है, और एक पैसिव स्मोकर होता है जो कि उसके सराउंडिंग्स में लोग होते हैं, ठीक है। एक तो इनको जो हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, वो पैसिव स्मोकर्स हो रहे हैं, ठीक है, उनके लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं किसी और की स्मोकिंग की वजह से। दूसरा ये कि वहां पर बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको जो है, तो वो देख रहे हैं, एक डिविएंट बिहेवियर देख रहे हैं ना, तो वो उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो ये सोसाइटी की मोरालिटी को भी के लिए भी नुकसानदेह है, और उसका जो है तो वो जो ऑर्डर है और हेल्थ और उस सब के लिए भी ये नुकसानदेह है। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल हार्म नहीं है, ये सोसाइटी का भी हार्म है, लेकिन प्राइमरी हार्म जो है वो उस इंडिविजुअल का है। इसी तरह जो गैम्बलिंग है और जो डिफरेंट इस तरह की चीजें हैं, तो वो वाइसेस होती हैं, ठीक है। उस बंदे को खुद भी नुकसान होता है, लेकिन इनडायरेक्टली वो सोसाइटी के ऊपर भी उसका काफी बड़ा उसको नुकसान होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे क्राइम एज अ सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। अब अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर दैट कंस्टिट्यूट्स अ थ्रेट टू द सोसाइटी, इट्स अ क्राइम, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल प्रॉब्लम, ये क्या करता है हमारे पास कि सोसाइटी के एक लार्जर सेक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। Generally regarded harmful for society, people become fed up with it and discuss its solution. It's always product of the vested interest of the organized group that wants to achieve its ends at the expense of the society. ये अभी हम आगे organized crime से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ क्राइम क्या है, ठीक है। हमारे पास एक एक्टिस रियस है और एक मेंस रिया है। मेंस रिया जो है, एक्टिस रियस जो है ना, तो ये गिल्टी बॉडी होता है या एक्शन, ठीक है, गिल्टी एक्शन। और मेंस रिया जो है तो वो गिल्टी माइंड को कहते हैं, ठीक है। गिल्टी माइंड का मतलब ये है कि उसकी इंटेंशन भी ये थी ये क्राइम करने की, ठीक है,
और ही इज नॉट अशेम्ड ऑफ दैट, और वो उसको जो है तो उसमें वो कैपेसिटी ही नहीं है कि मैं उसमें ये सेंस ही नहीं है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये मैं गलत कर रहा हूँ, उसको वो ठीक लग रहा होता है, ठीक है, दैट इज गिल्टी माइंड। या उसने जो है तो इरादा कर लिया था इस क्राइम का, एंड ही वाज वेल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, और उसको पता था कि मैं क्राइम कमिट कर रहा हूँ लेकिन वो फिर भी कर रहा था, तो दैट्स मेंस रिया, दैट इज द गिल्टी माइंड। और एक्टिस रिया क्या है कि वो एक्ट करता है, वो फिजिकली उस चीज को कमिट करता है, ठीक है, उस क्राइम को, अगर किसी को उसने मर्डर करने का सोचा था, उसका गिल्टी माइंड, ठीक है, मेंस रिया, उसने सोचा था कि मैं इस बंदे को कत्ल करूंगा, ठीक है, इरादा उसने कर लिया था और फिर वो उसको कर भी देता है, मतलब उसने उस पर एक्शन भी कर लिया, तो दैट्स एक्टिस रिया। तो एक्टिस रिया इज कमीशन या मूवमेंट या वर्बल पोजेशन, ठीक है। It is the actual and physical criminal act. For example, killing, abducting, stealing, etc. Whereas mens rea, it's insanity. It lacks the capacity to appreciate the wrongfulness of their conduct. Acha. The intention behind committing a criminal act, that's mens rea. Okay? For example, to loot the wealth of the victim after killing him, etc. Is it clear? Yes, it's clear. Yes. मैं बहुत तेज तेज तो नहीं बोल रही, ऐसे ना आप सब लोग सो गए हैं और मैं तेज तेज बोल रही हूँ। नहीं नहीं, सही जा रही है, मोमेंटम सही है। अच्छा, अब है रीजनेबल मैन टेस्ट, ठीक है। An individual is not liable in a criminal court for remote, unforeseeable or indirect consequences which a reasonable person would not have foreseen as likely to have flowed from the act. There is a liability for the direct results of the act, but a diminished या no criminal liability for remote, unforeseeable or indirect consequences. ये एक बार रीड करके फिर मुझे आप लोग समझाइए क्या है। Anyone? कोई आंसर तो करें, अगर नहीं भी आता तो खैर फिर भी बता दें। मतलब किसी सबूत के बगैर उसके जो क्राइम है वो कंसिडर ही नहीं होता होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है, इसमें ये है कि अगर कोई किसी ने कोई क्राइम कमिट कर लिया, ठीक है, अब उसने जो क्राइम कमिट किया है ना, उसको उसी क्राइम के मुताबिक उसको सजा मिलेगी और उसी चीज की सजा मिलेगी जितना उसने क्राइम कमिट किया है या उसने जितना उसने इरादा किया है। जो उसका फॉरसीएबल फ्यूचर है या उसमें और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ गए हैं, ठीक है, अनफॉरसीएबल या इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस उसके जो हों, तो उसके लिए उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, ठीक है, अब उसने तो उसको कत्ल कर दिया, तो उसके ऊपर जो क्रिमिनल है उसके ऊपर मर्डर का ही चार्ज लगेगा और उसी बंदे के मर्डर का। अब उसके बाद जो उसके घर वालों को अगर कोई हार्ट अटैक हुआ हो या उसकी कोई प्रॉपर्टी छिन गई या जो कुछ भी हुआ हो एज अ कॉन्सिक्वेंस टू ऑल दिस, लेकिन इसका मकसद ये नहीं था, ठीक है, इसका मकसद सिर्फ उस बंदे को कत्ल करना ही था, तो इसके ऊपर चार्ज सिर्फ उस कत्ल का लगेगा। जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं ना, उसका इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज ए रीजनेबल मैन टेस्ट। किसी के एक जो आम बंदा है, एक रीजनेबल बंदा है, जिसको अगर उसके जहन में भी ये बात ना आई हो कि इसके ये इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो वो चीज उसके ऊपर, वो क्रिमिनल के ऊपर लायबल फिर नहीं होगी, उसके चार्जेस। समझ आ गई है? यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात ऐड कर लूँ इनको, मतलब यहाँ इससे शायद काफी ज्यादा क्लियर हो जाए। यार ये इस तरह है ना कि आपके पास लेट सपोज एक बंदे ने दूसरे बंदे को क्या है स्टैब कर लिया, ठीक है, स्टैब मतलब चाकू वगैरह मार दिया। अब उसको मामूली सा जख्म आया, मामूली सा जख्म उसको आ गया, लेकिन उस बंदे ने उस चीज का इलाज सही तरह नहीं करवाया, ठीक है, फिर वो 6-7 महीने बाद उसको कोई इन्फेक्शन हो गया, वो इन्फेक्शन मतलब मजीद बदतर से बदतर होता चला गया
और उससे फिर उसकी डेथ हो गई, तो क्या इस मामले में जिस बंदे ने स्टार्ट में उसको मतलब स्टैब किया था, क्या उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा या सिंपल स्टैबिंग का चार्ज लगेगा? तो क्रिमिनल ये बात हमें ये बताती है ना, रीजनेबल मैन टेस्ट, कि आपके पास उस बंदे को आप उतनी ही सजा दोगे या उसी जुर्म के लिए चार्ज करोगे जो कि इनिशियली उसने किया था, जो कि अनफोर्सीबल उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे ना, कि यार ये बंदे ने इलाज नहीं करवाया तो उसको इन्फेक्शन हो गया और फिर उससे उसकी डेथ हो गई, तो मर्डर के लिए उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। इस तरह इसकी बाकी भी एग्जांपल्स है, अलाइबा आपको फिर वो बता देगी आगे, ठीक है? यस सर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ये पार्ट, ठीक है। हाँ, इसमें एक और डेफिनेशन आप ऐड कर ली सिक्योरिटी की, ठीक है। तो सिक्योरिटी इज स्टेट, वो मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करूंगी तो वो उसमें है, ठीक है। द सिक्योरिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट, ठीक है। अब इसके 3 डायमेंशंस में सिक्योरिटी होती है, ठीक है। एक सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। तो द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम डेंजर और थ्रेट सोशली, तो ये हमारे पास सोशल सिक्योरिटी हो गई। फिर इसी में आप फिजिकली ऐड करें तो फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, और इकोनॉमिक ऐड करें तो इकोनॉमिकली तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके साथ और स्लाइड्स शेयर करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्राइम एंड टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स, जो कि हमारे पास है इसका सेक्शन नंबर 3, क्राइम एंड क्रिमिनल्स। लाइबा मतलब मेरे ख्याल में इतना काफी नहीं है शायद, क्योंकि आप लोगों के लिए भी काफी बर्डन हो जाएगा ना, क्या ख्याल है? आप जिस तरह मुनासिब समझे। सर फिर बहुत ज्यादा रह जाएगा ना। चले ठीक है, करवा दें, अगर आप आपके लिए इजी हो तो खैर करवा दें, ठीक है, इट्स ओके, बस सर सिर्फ मैं आपकी तो इसके करवा लिए दूंगी, कह रहा लेकिन ये था। लोग रिटेन कर सकेंगे या नहीं, ये बात है फिर। नहीं नहीं, रिटेन कर सकेंगे ऑब्वियसली, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम इनको हाईलाइट करवा देंगे ना कि आपने इन चीज़ों को डिटेल से कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, तो इंशाल्लाह हो ही जी सर, जाएगा। ठीक है। कोई मसला, इतना मसला ठीक है नहीं है, सर। क्रिमिनोलॉजी ईजी है, जहाँ पर ये मसले मसाइल हैं ना वो मैं आपको खुद पॉइंट आउट करवाऊंगा कि यार इससे क्वेश्चन आता है वो किस तरह ले आ सकते हैं और आपने इसको किस तरह हैंडल करना है, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। आप कंटिन्यू करें, चले ठीक, कंटिन्यू करें। ठीक है सर। अच्छा, अच्छा, अभी हम सेक्शन वो इसका जो है तो पार्ट 3 करेंगे, क्राइम एंड क्रिमिनल्स का, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्राइम्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स पढ़ेंगे। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? हेलो? जी जी आ रही है, नजर आ जी रही आ रही है जी। जी मैम नजर आ ठीक है, ये मेरे अपने नोट्स है, लेकिन ये मैंने वो कैम स्कैनर से किए हैं, तो थोड़ा सा मसला होगा, फिर मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगी। अच्छा, ये हमारे पास बेसिक आउटलाइन होगी इसकी, ठीक है। हमने जो क्राइम्स है ना, तो उसको भी हमने इन्हीं हेडिंग के अंडर जो है उसको एक्सप्लेन करना है, और जो क्रिमिनल्स है उसको भी जो है तो इन्हीं हेडिंग्स के अंडर इसको हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। हमने पहले डेफिनेशन, फिर डिग्री ऑफ सिवेरिटी, बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनल, नेचर ऑफ क्राइम, पैटर्न, पेनल्टी, काउंटरिंग दीस क्रिमिनल्स, और उसकी प्रिवेंशन मतलब उसकी मैनेजमेंट जो है, और एग्जांपल्स हमने। तो इसी तरह ये सारी हेडिंग्स याद कर लें तो फिर आपके लिए हर क्राइम और हर क्रिमिनल जो है तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओकेजनल क्रिमिनल्स की तरफ आते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि those criminals who commit crime only when there is an opportunity or temptation to do so. They have the knowledge of irregularity of crime. They have the knowledge of the irregularity or the crime, ठीक है। किसी को आइडिया है वैसे कि ओकेजनल क्रिमिनल्स कौन से होते हैं? those criminal which take the opportunity, मतलब जो क्राइम अपॉर्चुनिटी की बुनियाद पे करें, जो कि इंटेंशनली क्राइम ना करें, उनको अपॉर्चुनिटी नजर आए और वो उससे फायदा उठा लें। उसमें मतलब आप ये हाँ कह सकती हैं कि देयर इज नॉट मेंस रिया नहीं होता, इंटेंशनली पहले नहीं होता। जब ओकेजन फॉर एग्जांपल एक गाड़ी खुली हुई है और उसमें वॉलेट पड़ा हुआ है, ही सीज के यार कोई गाड़ी के पास नहीं, तो ही अल्टीमेटली कमिट द क्राइम। उसकी कोई इंटेंशन, कोई प्लानिंग नहीं होती एक्चुअली, वो ओकेजन क्रिमिनल होते हैं।
प्लानिंग तो उसकी नहीं होती, लेकिन इंटेंशन उसकी यही होती है कि मैंने ये चीज लेनी है, मतलब उसको मौका मिल गया तो उसने फिर वो एक्ट कमिट करना होता है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस, ये नहीं है कि पहले से प्लानिंग हो, आई मीन टू से दिस हाँ हाँ, कि मतलब प्लान एक नहीं होता। प्लान नहीं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसका हम डिग्री ऑफ सिवेरिटी देखते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास पेटी क्राइम्स भी हो सकते हैं और बहुत ग्रेवियस क्राइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े क्राइम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब बैकग्राउंड हमारे पास इसमें क्या होता है, ऑफ ओकेजनल क्रिमिनल, ठीक है, एन ओकेजनल क्रिमिनल कैन बी ऑफ एनी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, हमारे पास ऐसे कोई स्पेसिफिकली कोई नहीं हो सकता, ये हमारे पास हाई सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से भी हो सकता है, लो से भी हो सकता है, किसी भी क्लास से ये ताल्लुक रख सकता है, बस इसको सिर्फ मौका चाहिए होता है, ठीक है। और इसमें जेंडर की भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं हो सकते, द क्रिमिनल कैन आइदर बी मेल और फीमेल, ठीक है। फिर नेचर ऑफ क्राइम हमारे पास क्या है कि द क्राइम कैन बी ऑफ एनी नेचर कॉजिंग हार्म इन एनी डायमेंशन। जो हमने सिक्योरिटी पढ़ी ना, उसमें हमने 3 डायमेंशंस पढ़े थे, सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल। तो इसमें इन तीनों जो डायमेंशंस है ना, तो उसमें से किसी को भी ये हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब पैटर्न इनका क्या होता है, ये पैटर्न मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है, पॉजिटिव स्लोप है एंड नेगेटिव स्लोप है। हॉरिजॉन्टल जो है, ये आप एरो देख रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, वो सेम क्राइम को ही एक ही पेस पे लेके चल रहा होता है, बस बिल्कुल एक स्टेडी स्टेट में वो चल रहा होता है, ठीक है, ना वो कोई बड़ा क्राइम करता है, ना कोई छोटा क्राइम करता है, ना पेस बढ़ाता है, ना कम करता है, बस सेम पेस पे वो चल रहा होता है, ठीक है। अब वर्टिकल जो है, तो वर्टिकल सेम क्राइम्स है बट इंक्रीज पेस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले वो बुक्स चुराता था तो बस एक बुक चुराता था, फिर कई टाइम तक फिर वही बस एक चीज पे ना वो था। अब वो क्या करता है कि वही बुक्स ही चुराता है, लेकिन ज्यादा चुराता है या बहुत जल्दी जल्दी चुराता, मतलब पहले वो काफी गैप दे के इस तरह करता था, ठीक है, उसने पेस अपनी इंक्रीज कर दी है। और फिर पॉजिटिव स्लोप है हमारे पास कि इसमें सिवियरिटी जो होती है वो भी इंक्रीज होती है और इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम्स भी इंक्रीज होती जाती है, और मतलब वो और जो है तो प्रोग्रेस कर रहा होता है, ठीक है। और नेगेटिव स्लोप जो होती है वो उसकी सिवियरिटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगर ओकेजनल क्रिमिनल है तो उसमें हमारे पास इनमें से कोई भी पैटर्न हो सकता है, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, सेम क्राइम जो है तो वो एट द सेम पेस वो कमिट कर रहा होता है, वर्टिकल भी हो सकता है, यानी सेम क्राइम्स लेकिन उनकी पेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, यानी इंक्रीजिंग सिवियरिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम। और नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग सिवियरिटी। अच्छा, पेनल्टी इनके लिए हमारे पास कौन डिसाइड करता है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड 1860 है, ठीक है, जो हमारे पास इनके लिए पेनल्टीज डिसाइड करता है कि किस क्राइम के लिए कौन सी पेनल्टी होगी, तो इसमें हमने यही लिखना है, ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल आप बता दें मुझे। हेलो, किसकी? ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पॉजिटिव स्लोप्स? नहीं नहीं, ओकेजनल क्रिमिनल्स की एग्जांपल्स बता दें। कोई भी एग्जांपल बता दे जो आपको समझ आती हो कि ये ओकेजनल क्रिमिनल्स होते हैं। ये जो यार पथरे चलो मैं वगैरह जो आपको हिंट दे देता हूँ। एक सेकंड, मैं आप लोगों को एक हिंट दे देता हूँ। ये जो एक वफद आया था ना, ये बाहर से, ये कुवैत का वफद आया था आपके पास, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो उसमें एक वाकया हुआ था, वो आपके पास ओकेजनल सर मतलब वो जो उसमें आ जाता है, ठीक। सर जो डिप्लोमेट ने वो चोरी की हुई थी। यार डिप्लोमेट ने नहीं की हुई थी, वो किसी दूसरे ग्रुप से था, यस ठीक है। तो एग्जैक्टली उसी तरह होता है कि हाँ जब भी उनको मौका मिलता है ना, वो कर लेते हैं। और जैसा कि लाइबा ने बात बताई ना कि ये किसी भी क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल मिलती है कि ये ओकेजनल क्रिमिनल्स जो है ना, ये मतलब इनमें इतनी टेंडेंसी वो नहीं होती, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है तो दे आर टेम्प्टेड टू कमिट दिस क्राइम। तो फिर वो डिपेंड करता है कि अगर उसको मौका ज्यादा मिल रहा है ना, ठीक है, तो वो उसकी मतलब वो जो पैटर्न्स उन्होंने बताए तो उसी के हिसाब से चलता रहता है।
और जो कि आपके पास अगर नेगेटिव स्लोप आ रही है ना, मतलब वो कमीशन ऑफ क्राइम उसमें मतलब वो क्या है, डिक्रीज आ रहा है, तो ये हमें फिर क्या बताता है? तो क्रिमिनोलॉजी हमें ये एक्सप्लेन करती है ना कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स जो लिए गए हैं ये काफी आपके पास इफेक्टिव हैं। ठीक है, तो इन चीजों का आप सारी चीजों को आपने लिंक करना है कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ये कॉजेशन एंड प्रिवेंशन इन्होंने यहाँ पर स्किप की हुई है, ये मैंने इनको स्किप करवाई थी। क्यों? क्योंकि जब हम ये थीरीज पढ़ लेंगे ना, फिर ये सारी चीजें हम एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे कि क्राइम, क्रिमिनलिटी, क्रिमिनल भी, ये सारी चीजें किस तरह लिंक है। ठीक है, चले लाइव आप कंटिन्यू करें, फिर लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, तो ये सारी सर चीजें ये आपको मैंने अभी क्लियर इनको मजीद भी हो मैनेजमेंट जाएंगी। इसीलिए नहीं बताई कि थ्योरीज मैं करवा लूं, फिर ये मैं इनसे ही हाँ पूछूंगी सर। एग्जैक्टली इसी तरह आप कंटिन्यू करें। ठीक है सर। अच्छा, अब हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। अब एनी रफ आइडिया कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स कौन से होंगे? द पर्सन हु कमिट अ क्राइम हैबिचुअली, जो कि 2-3 हम्म, टाइम्स मतलब फ्रीक्वेंटली कोई क्राइम करता रहे, उसको हैबिचुअल क्रिमिनल कहेंगे, कि उसने आदत ही हाँ बना ली हो ठीक है। क्राइम करने की। जिनकी हाँ जिनकी हैबिट हो जाती है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, सही है बिल्कुल। अच्छा, a person convicted frequently for criminal behavior and is presumed to be a danger to the society. The habitual criminal are frequently convicted for breaking the criminal law. यही बात है कि उनको बस उनकी आदत ही होती है ये चोरी करना। ओकेजनल तो उनको तो जब मौका मिलता है तब करते हैं, इनकी तो आदत ही होती है कि जब बस दिल चाह बस ये हर वक्त जो है तो क्राइम्स वो करते हैं। और ये क्राइम्स होती हैं, इनकी सिवेरिटी आप जो है तो वो पेटी से ग्रेवियस हो सकती है, वो डिपेंड करता है उस बंदे के ऊपर। ठीक है, वो बहुत छोटे से छोटा भी कर सकता है, बड़े से बड़ा जुर्म भी कर सकता है। अब बैकग्राउंड इसमें क्या हो सकता है कि जो हैबिचुअल क्रिमिनल है ना, अब ये किसी भी जेंडर का हो सकता है, इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती। ठीक है, एज ग्रुप की भी ऐसी एज सच कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ठीक है, और ही मे बिलोंग टू एनी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। मुझे 1-2 मिनट की ब्रेक चाहिए होगी। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। ठीक है, तब तक मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैं जरा इनसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, आप ब्रेक ले लें। हेलो, आप सबको आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। यस सर। चले, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ, यार आप लोग ये पढ़ रहे थे ना कि क्राइम आप लोगों ने पढ़ लिया कि जब भी आपके पास लॉ ब्रेक हो, मतलब लॉ ब्रेक होगा और क्रिमिनल लॉ ब्रेक होगा तो आपके पास क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, जब क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होगा आपके पास एक क्रिमिनल होगा। फिर उस क्रिमिनल को स्टडी करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एफर्ट्स और डिफरेंट टाइम्स किए गए हैं। ठीक है, फिर उसमें आपके पास वो करते करते क्रिमिनल लॉ में उस चीज़ क्रिमिनोलॉजी की वो आ गई कि यार क्राइम होता क्यों है, कहाँ पर ज्यादा हो सकता है, किस वजह से होता है। ठीक है, कौन करता है, ठीक है, जो इंसान ये करता है वो किस मतलब उसकी क्या डायनामिक्स होती हैं, वो सारी चीजें आपने पढ़ ली। फिर आप इस चीज पर हम कन्वर्ज हुए कि आपके पास जो क्राइम कमीशन के लिए है ना, नॉर्मली हम दो चीजें देखते हैं। कौन सी दो चीजें आपको मुलायबा ने वो समझाई थी कि आपके पास क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए या उस पर चार्ज लगाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, वो कौन सी थी? सर एक्स रिया और मेंस रिया। अच्छा, तो आप लोगों को मतलब आप लोगों के जहन में ये बात नहीं आई कि क्या ऐसी कंडीशन आ सकती है हमारे पास कि इनमें से कोई एक चीज ना हो और फिर भी बंदे पर चार्ज लग जाए? तो क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? इज इट पॉसिबल? सर एक्स रिया हो तो आप पे कंडीशन लग जाएगी, मेंस रिया ना भी हो तो नहीं लगेगी, क्योंकि मेंस रिया तो आपने इंटेंशनली प्लान नहीं भी किया हुआ, तो आप क्राइम एक्ट कर देते हैं तो मेरे ख्याल में कंडीशन इम्पोज हो जाएगी। क्योंकि मेंस रिया तो एक्चुअली ना इंटेंशन है, प्लानिंग है, कि मैंने सोचा नहीं हुआ था कि मैंने चोरी करनी है और मैंने उस पर जाकर अमल कर दिया, तो मेरे पे कंडीशन तो लागू होगी ना, अच्छा। चार्ज इम्पोज होगा। अच्छा, एनीवन एल्स? तो सब जब चले जब मैं आपको तक एक्ट बताता नहीं हूँ। हुआ होगा क्राइम कमिट करने का, और फिजिकली एक्ट नहीं हुआ होगा, तब तक तो कोई उस पर नहीं लागू होता ना, कोई लॉ वगैरह उसके चलो, ऊपर या कोई चले चार्ज। मैं पूछता हूँ, एक सेकंड, मैं चलो, वेरी गुड, आप लोग अच्छी बात है, आप लोगों ने वो कर लिया। हुरिया, ये उसमें ये मतलब आपके पास अगर कमिट हुआ भी नहीं है क्राइम, तो क्या सिर्फ मेंस रिया के बिना पर किसी बंदे को चार्ज किया जा सकता है? सर आई डोंट नो।
चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यार खुदा के बंदो, ये दोनों जो आप पढ़ेंगे ना, तो नॉर्मल आपके पास जो नॉर्मल कोर्स ऑफ वो होता है ना, नॉर्मल कोर्स जो कमीशन ऑफ क्राइम का, तो ये दोनों चीजें इसमें होती है। फिर इन दोनों के दरमियान भी दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आपके पास मेंस रिया नहीं है और आपके पास एक ऐसा एक्ट हुआ है एक बंदे से, ठीक है, जो कि आपके पास क्रिमिनल लॉ की वायोलेशन है, ठीक है, तो क्या उस बंदे पर क्रिमिनल चार्ज लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप ये कहेंगे कि इट विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स, ठीक है। पहला क्या है कि आया आपके पास नेग्लिजेंस का एलिमेंट यहां पर मौजूद था या नेग्लिजेंस का एलिमेंट यहां पर मौजूद नहीं था। इसकी एग्जांपल आप देख लें कि एक बंदा है, ठीक है, एक चोर आपके मतलब घर में घुसा है, या चोर की बात भी चलो आपसे एक बंदा वो मतलब क्या है, एक चोर आपके घर में मतलब आ गया ना, या आपने सीधा एक दीवार पर वो क्या है एक बंदे को देख लिया, चलो दिन के किसी टाइम में भी या रात को भी हो, तो आपके पास क्या रास्ता है? आपके पास अगर ये ऑप्शन मौजूद होती कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं एंड एट द सेम टाइम आप अपनी सेफ्टी के लिए भी मेजर लेते या एक दफा उसको वार्न कर लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास लॉ एनफोर्समेंट की एजेंसीज पहले ये ऑप्शन देखेगी कि क्या इस बंदे के पास कोई दूसरी ऑप्शंस मौजूद थी जिससे ये इस बंदे से बच सकता था, या जो मतलब आपने अल्टरनेटिव कोर्स चूज किया। अल्टरनेटिव कोर्स क्या है कि आपने सीधा उस बंदे को गोली मार दी, मतलब लेट सपोज वो सिर्फ दीवार के साथ भी खड़ा था और आपने सीधा गोली उसको मार दी, ठीक है, तो आपकी कोई इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन आपने सीधा मतलब विदाउट एनी मेजर आपने उस बंदे को मार दिया, ठीक है। फिर मार के भी आपने ये चीज का ख्याल नहीं रखा कि उसको पांव पर हिट करना है या हाथ पर गोली मारनी है, ठीक है, आपने सीधा उसके सर पर हिट किया, तो फिर आप पे चार्ज लगेगा। चार्ज आप पे लगेगा और आप ये प्रूव करोगे कि आपकी इंटेंशन जो थी ना वो मेलाफिडे नहीं थी, मेलाफाइड इंटेंशन आपकी नहीं थी। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ये है कि उस बंदे के पास हथियार भी था, सही है, एंड ही वाज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ योर प्रॉपर्टी एंड आपको एक्चुअली खतरा था एंड यू शॉट एट हिम, ठीक है, आपने उसको मार दिया, देन आप पे चार्ज नहीं लगेगा, सही है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करके ही आपको बरी कर देगी, ठीक है, या आप पे मतलब वो क्रिमिनल चार्ज नहीं लगेगा इस केस में, ठीक है। तो आपके पास अगर एक्टस रिया आपके पास वो हो भी जाता है ना, उसमें भी कंडीशंस है कि क्या आपने रेकलेसली या नेग्लिजेंटली एक्ट किया है या नहीं किया। आपकी इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन क्या आपने नेग्लिजेंटली या रेकलेसली तो एक्ट नहीं किया, ठीक है, तो इस एलिमेंट को मद्देनजर रखा जाएगा। इसी तरह मेंस रिया है, आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, सही है, वो भी डिपेंड करता है। अगर आपने मतलब लेट सपोज आसिफ ने डिक्लेयर कर दिया कि यार ये इस बिलाल से जान छुड़ाओ, इसको मतलब वो बाहर ये निकलेगा तो इसके हाथ पाँव हम तोड़ेंगे, ठीक है, तो एकेडमी से, तो इसने अंदर एक बात कर दी, ठीक है, लेकिन उस बात पे उसने अमल नहीं किया, तो आसिफ पे ये चार्ज नहीं लगाया जाएगा वायलेंस का। लेकिन अगर आपके पास ये केस होना कि असीब ने अंदर ये बात कह दी कि बस ये बिलाल एकेडमी से निकलेगा तो इसके हाथ पांव हमने तोड़ने हैं, और असीब ने फिर बंदे भी बाहर बुलाए हुए थे, ठीक है, और वो वेट भी कर रहे थे और बाकायदा मतलब हॉकी स्टिक, ये बेसबॉल बैट, ये सारा कुछ लेकर आके थे और वो बिल्कुल वेट कर रहे थे, लेकिन वो बिलाल बेचारा इससे बच गया। तो इस केस में गिल्टी माइंड था, एक्ट कमिट नहीं हुआ, लेकिन प्रिपरेशन पूरी थी, तो तब भी हसीब पर क्रिमिनल चार्ज लगेगा। इज इट क्लियर नाउ? ये दोनों में भी फिर कंडीशंस मौजूद हैं, तो आप लोगों को ये बात जहन में याद रखनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस अफ्तार सर। भाई मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें मेरा जी जी, क्वेश्चन है। चाहिए क्वेश्चन मेरा ये है लाइबा कि आप नहीं, एक सेकंड, लाइबा आप मौजूद है क्लास में? हेलो, अगर लाइव आ गई है तो फिर आप उन्हीं से क्वेश्चन, ये तो सिर्फ एक एडिशनल उसमें करना था, ये चीजें आपको मिल भी जाएंगी जो आपके साथ लाइव बुक शेयर करेगी, ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया। जी जी, क्वेश्चन करें। क्वेश्चन मेरा आपके पे ये, आपने जो पहली क्वेश्चन जो दी है एग्जांपल, इट वाज टोटली ऑन द सेल्फ डिफेंस ना, अगर आप सेल्फ डिफेंस पे यस करते हो क्योंकि उसने हाउस एग्जैक्टली, ब्रोकरिंग पहले की है और उसने वो गलत काम किया, तो उस पर तो ठीक है, जस्टिफाइड है, आपको सजा नहीं होगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है
कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल शादी है कुछ भी है नौकयन ही इज फायरिंग ना, अब मेरी इंटेंशन नहीं थी कि मैंने उस बंदे या बंदी को मारनी है, लेकिन मैंने जब हवा में फायर किया किसी को जाके लग गया, मेरी इंटेंशन जी नहीं थी और वो बंदा मर जी गया, तो इस जी केस के अंदर जो आपने अभी केस बताया वो अप्लाई होगा या नहीं होगा? एग्जैक्टली अप्लाई होगा। ये आपके पास साथ लाइव जो नोट शेयर करेंगी ना, जो कि लेक्चर में मैंने उनको बताया हुआ था, जी ठीक जी है। जी जी इसमें डिफरेंट कंडीशंस मैंने ये बताई हुई थी कि अगर आप सही किसी है। बंदे को गन चलाना सिखा रहे हो और आपको ये पता भी है कि ये रेकलेसली या नेग्लिजेंटली एक्ट कर सकता है और इसका निशाना चूक सकता है, ठीक है, और उससे किसी को गोली लग जाती है, तो फिर आप दोनों पे क्रिमिनल चार्ज लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर सही। आपके पास कोई कंडीशन, मतलब कोई रीजनेबल है, वो जिसको कहते हैं ना ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर प्राइमा फेशिये, ठीक है, ये लीगल वर्ड है, अगर वो ये चीजें साबित कर रही हो कि आपकी इंटेंशन मेलाफेडे नहीं थी, तब आप पे ये चार्ज नहीं लगेगा। इसी तरह मैं आपसे एक और क्वेश्चन करता हूँ, ये रीजनेबल मैन टेस्ट का जो था ना, सही है, इसमें एक और कंडीशन भी आ जाती है। अब अगर एक बंदा किसी, मतलब इसमें एक दूसरी कंडीशन भी आ जाती है। अब एक बंदा किसी बंदे का पीछा कर रहा हो, ठीक है, और वो उसको मारने के, मतलब लेट सपोज क्या है, आपके पास हसीब जो है ये सिबत का पीछा कर रहा हो इसको मारने की नीयत से, ठीक है, बल्कि इसको मारने की नीयत से सिबत उससे भाग रहा है, ठीक है। सिबत ने क्या कर दिया कि यार उसने किसी स्टोर में जाके ये छुप गया, ठीक है। ये रेफरेंस रीडिंग्स में मैं ये सारी चीजें आपको भेज भी दूंगा, इसमें डिफरेंट केसेस मेंशन है, ये सारी चीजें इसी तरह लिखी हुई हैं, ठीक है। सॉरी यार मैं आप लोगों के नाम यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहने में आसानी हो, मतलब याद करने में आसानी हो, ठीक है। अब सिबत किसी स्टोर में छुप गया आसिफ से कि यार उसको जान का खतरा था, या जो भी, उसको नहीं पता था कि यार ये मेरे साथ क्या करेगा, ठीक है। अब हसीब तो उस सीन से चला गया, लेकिन आपके साथ क्या हुआ कि उस स्टोर में एक दूसरा बंदा बिलाल बैठा हुआ था, तो उसने क्या कर दिया, उसने मतलब कोई चीज उठाई और सिबत के सर पर मार दी, ठीक है। तो जितना नुकसान ये सिबत को पहुंचा है ना, उसमें ये बिलाल तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, लेकिन आपके पास हसीब पर भी इसका चार्ज लगेगा। तो ये आपके पास ये इवन में रीजनेबल मैन टेस्ट जो है ना, इसकी भी दो कंडीशंस है कि आपने मतलब वो देखना होगा कि यार केस किस किस्म का है। वो चाकू वाले एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया ना कि इट वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, बट अगर आपकी वजह से कोई बंदा इमीडिएटली ऐसे हालात से दो चार हुआ है ना जिसकी वजह से उसको नुकसान पहुंचा है, then you are equally culpable in that criminal act. Is it clear? यस सर। चलो और सर ओके वो जो ओके। आपने वो चाकू वाला एग्जांपल दिया था ना, तो उसमें जी तो जी ये भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब वो डिलिबरेटली चाकू के ऊपर कुछ ऐसा जहर वगैरह लगाए ताकि वो इमीडिएट एग्जैक्टली उसे नुकसान ना एग्जैक्टली पहुंचे, एग्जैक्टली कुछ अरसे एग्जैक्टली बाद वो लेकिन हो जाए। एग्जैक्टली मैं आपको यही उसमें मैंने कंडीशन क्या बताई थी कि उसने काफी अरसे अपना इलाज नहीं करवाया, उसने उस चीज को इग्नोर किया, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी थी कि आपके पास उस चीज का इलाज करता, ठीक है। लेकिन उसने नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस का फैक्टर आपके पास विक्टिम की साइड पर भी आ जाता है। तो अगर विक्टिम की नेग्लिजेंस की वजह से उसको फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हुए, तो उसके लिए आपके पास उस ऑफेंडर को इम्प्लीकेट नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन अगर अच्छा आपके पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि उस पर मतलब जहर वगैरह उन्होंने लगाया हुआ था, देन इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, फिर आपके पास उस बंदे को इम्प्लीकेट किया जाएगा उस क्राइम के लिए। इज इट क्लियर? मेरा यस। एक क्वेश्चन है जो आपने एग्जांपल दिए उसमें। चलो वेरी गुड, ठीक है यार, आप खुद ही एग्जांपल्स नहीं है वो जरा वो इमेज मैं आपके साथ फाइल शेयर कर दूंगा, इसमें श्योर ये श्योर। डिफरेंट कंडीशंस है, एक्ट सीरियस मेंस रिया की, ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत सी से डिफरेंट कंडीशंस लगा के ना उन्होंने समझाई है। नॉर्मली पेपर में इससे वो आता तो नहीं है, लेकिन अगर ये आप कंडीशंस लिख लेना ये क्राइम के हवाले से, अगर आपका क्वेश्चन आ जाए और आता भी है, तो ये काफी खूबसूरती से आपका आंसर फिर वो चेकर के सामने आता है ना, ठीक है। लाइबा, आर यू प्रेजेंट इन द क्लास? Yes, sir. चले आप कंटिन्यू करें, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, हम हैबिचुअल क्रिमिनल्स में थे, तो हम कहाँ थे इसमें?
हाँ, नेचर इसकी क्या थी हमारे पास। तो इसकी नेचर जो थी, वो नेचर है वो इकोनॉमिक भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो अब इसकी हम एग्जांपल्स ऐसे ले लेते हैं कि अब इकोनॉमिक में क्या हो सकता है। ठीक है, अगर वो जो है तो किसी की कोई चीज चुरा लेना, ठीक है, उसको इकोनॉमिक वो नुकसान हुआ है ना, जिससे लिया है। मतलब हम एक पेटी थेफ्ट ले लेते हैं, ठीक है, छोटी सी चोरी कर लिया, बड़ी चोरी कर ली, हैबिचुअल है, ठीक है, कुछ वो पेटी से ग्रेव तक जा सकता है। अच्छा, सोशल हो गया। सोशल में ये हो सकता है कि वो उसके वो एग्जांपल हम इसमें इलीगल ड्रग पोजेशन की रख देते हैं, ठीक है, उसके सोशल इफेक्ट हो सकता है, हमारा होता है। ठीक है। अच्छा, फिजिकल में हम कह सकते हैं कि ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है, वो जो है तो या ड्रंक ड्राइविंग कर रहा होता है, ठीक है, या बस दैट इज ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो उससे अगर किसी को वो गाड़ी लग जाए तो दैट्स फिजिकल हार्म टू दैट पर्सन। ठीक है। अब पैटर्न इसका क्या हो सकता है, इसका कोई भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, कोई भी हो सकता है। अब पेनल्टीज की क्या हो सकती है कि जो पीपीसी 1860 जो है पाकिस्तान पीनल कोड, उसी से ही ये हमारे पास इसकी पेनल्टीज होती हैं। ठीक है, और ये क्राइम्स होते हैं तो इसमें ये होता है कि हमारे पास रिपीटेडली वो ये क्राइम्स कमिट कर रहा होता है, तो उसकी हैबिट बनी होती है ये क्राइम्स करना, तो दैट्स हैबिचुअल, दीज आर द हैबिचुअल क्रिमिनल्स। अच्छा, अब हमारे पास आते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द करियर क्रिमिनल्स। ये क्या करते हैं, इनको लगता है, ये लोग कहते हैं कि ये जो हमारा जो जो क्रिमिनल्स हैं, ये कहते हैं कि दिस इज अ नॉर्मल ऑक्यूपेशन, ठीक है, जो हम कर रहे हैं तो ये तो हमारा करियर है, ठीक है, ये इसमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं। सो दोज पीपल फॉर हुम द प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज क्राइम, their living depends on the crime, they consider it as a kind of normal occupation, they have a sense of self aggrandizement and have a strong social bonds. ठीक है, normally they are independent in their commission of crime and have intention of continuing this job in future. ये क्या करते हैं, अच्छा, इससे हमें इतना अंदाजा हो जाता है कि इनकी जो लाइवलीहुड है वो डिपेंड करती है ऑन क्राइम। ठीक है, इनका ऑक्यूपेशन ही क्राइम है, मतलब ये काम क्या करते हैं, इनका काम ही जुर्म है। ठीक है, जुर्म करना है। तो और ये इसको गलत भी नहीं समझते, इनको ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज लगती है, एक नॉर्मल ऑक्यूपेशन लगता है इनको। ठीक है, और इसमें इनके सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि एक इनका जो होता है तो हर किसी के साथ इनको बना के रखनी पड़ती है, दे आर प्रोफेशनल्स, वो हर चीज को प्रोफेशनल्स की तरह ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इनका कोई इरादा नहीं होता इस जॉब को छोड़ने का, इनको बस ये इनका करियर है, उन्होंने ये करना ही है। ठीक है, अब ये जो होता है ना कि इससे ये हो कि इनकी लाइवलीहुड डिपेंड करती है क्राइम पे, तो इससे हमें इस चीज का पता चलता है कि ये मोस्टली हमारे पास जो है तो वो लोग करते हैं जिनका जो लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं। ठीक है, जेंडर इसमें कॉमनली हमारे पास मेल जेंडर इन्वॉल्व हुआ होता है। ये हमने उसमें पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने मर्टन का चार्ट पढ़ा था कि इनोवेटिव्स होते हैं, ठीक है, और इनमें बहुत पोटेंशियल होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली क्रिमिनल्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी इनकी क्रिमिनलिटी की तरफ ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इनके गोल्स तो इनको पता है कि अच्छा, गोल्स तो वो सोसाइटी वाले इन्होंने करने, लेकिन रास्ता इन्होंने जो है तो वो डिविएंट रास्ता उन्होंने चूज किया होता है। डिविएंस में फिर कौन सा वाला हमारे पास, उन्होंने अडॉप्टेशन ली होती है इनोवेशन की। ठीक है, और ये इनकी जॉब होती है बस। अब इनका बैकग्राउंड क्या होता है, मोस्टली लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होते हैं, मेल जेंडर मोस्टली यही होता है। ठीक है, एज ग्रुप की ऐसी कोई खैर नहीं है इसमें। अब सेवेरिटी क्या होती है कि मोस्ट कॉमनली द क्राइम्स कमिटेड आर ग्रेवियस। ठीक है, नेचर इनकी क्या होती है, थ्रेट और हार्म टू इकोनॉमिक और फिजिकल सिक्योरिटी, यानी या आइदर इकोनॉमिक और फिजिकल और बोथ ऑफ देम। ठीक है, अब पैटर्न इनका मतलब मोस्टली तो इनका इकोनॉमिक होता ही है, लेकिन फिजिकल सिक्योरिटी भी तब होता है जब अगर इनका कोई ऐसा काम हो कि किसी को असैसिनेट करना हो। ठीक है, जो उजरती कातिल होते हैं वो तो उनका प्रोफेशन ही यही होता है। ठीक है, या रॉबर्स होते हैं। ठीक है, या किडनैपिंग करते हैं, अगवा बराए तावान, किडनैपिंग फॉर रैंसम। ठीक है, या ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास चाइल्ड ट्रैफिकिंग करते हैं, ये सब। ठीक है, ड्रग डीलर्स होते हैं।
ये सारे हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, पैटर्न इनका क्या होता है कि मोस्ट कॉमनली इनका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है ड्यू टू स्पेशलाइजेशन इन देयर पर्टिकुलर स्किल। अच्छा, अब स्पेशलाइजेशन इन देयर पर्टिकुलर स्किल का मतलब ये है ना कि ये एक ही चीज को पकड़ते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो उसका वो तो प्रोफेशनल है ना, करियर क्रिमिनल है, और स्पेशलाइजेशन है उसकी सिर्फ किडनैपिंग में फॉर रैंसम, तो वो उसी चीज को कंटिन्यू करेगा आइदर हॉरिजॉन्टल, कि मतलब वो उसी को सेम पेस पे सेम क्राइम को लेके चल रहा है, या फिर वो वर्टिकल करेगा, यानी पहले कम करता था अब उसने ज्यादा कर दिया, ठीक है, लेकिन वो उसी सेम क्राइम को ही वो कमिट कर रहा होता है, क्योंकि वो उसमें स्किल्ड होता है, उसमें स्पेशलाइज्ड होता है उस क्राइम में, ठीक है। इज इट क्लियर? जी। यस मैम। अच्छा, इसमें हम अकॉर्डिंग टू एडविन सदरलैंड, मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उनकी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। एक तो रेगुलरिटी इनकी होती है, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस वो ये कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि उसमें कोई चेंज नहीं आता, बस वो उसको वो परसू कर रहे होते हैं, और उनका इरादा भी उसको परसू करने का ही होता है। अच्छा, स्किल्ड होते हैं उस चीज में, ठीक है, टेक्निकल स्किल उनका होता है। अगर वो ड्रग डीलर्स हैं तो उनकी वही स्पेशलाइज्ड फील्ड है, और उसमें वो स्किल्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, उनका एक स्टेटस होता है सोसाइटी में, ठीक है। अब एक वो कह रहे होते हैं ना कि हाँ तक पहुंचना है, ठीक है, तो इनका एक स्टेटस होता है, और इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, हर किसी के साथ ये बना कर रखते हैं, ठीक है। हमने अभी ऊपर कहा कि इसकी सोशल बॉन्ड्स होती हैं, तो वो ये बना के रखते हैं सबके साथ, ठीक है। और डिफरेंशियल एसोसिएशन है, मतलब हर किस्म के लोगों में इनका उठना बैठना होता है, ठीक है। तो वो चाहे उनके क्लाइंट्स हो या चाहे उनके फ्रेंड्स हो या जो भी हो, तो ये अपना एक सर्कल इनका होता है। आप उसमें होते ये इंडिविजुअली क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्राइम्स नहीं होते, ये वो अलग हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, ये सब के साथ अपना एक सर्कल मेंटेन रखते हैं, एक सोशल बॉन्ड रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्राइम्स की तरफ आते हैं, तो क्राइम्स में भी हमने वही पैटर्न फॉलो करना है जो हमने क्रिमिनल्स में वो फॉलो किया था, सेम हेडिंग्स हमने रखनी है, ठीक है। अब इसमें है सबसे पहले हम इसमें वाइट कॉलर क्राइम्स पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पढ़ेंगे, और ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम्स पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाइट कॉलर क्राइम्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट जो है, तो किसी को पता है व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं? क्राइम कमिटेड बाय दी हाई ऑफिशियल सीईओज, और कोई मतलब हायर स्टेटस के पर्सन जो क्राइम कमिट करते हैं उनको वाइट कॉलर क्राइम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हम इसकी डेफिनेशन पढ़े थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम्स वाज गिवन बाय एडविन सदरलैंड इन 1939। अच्छा, इट इज अ क्राइम कमिटेड बाय अ सैलराइज्ड पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज जॉब where the authority is used illegally for a financial theft or fraud, ठीक है। वो कोई ऐसा बंदा जो, जैसे कि इन्होंने बताया कि वो सैलरी लेता हो, ठीक है। मोस्टली ये हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है ना, तो उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि इनके पास पावर होती है, इनको सैलरी भी मिल रही होती है, और वो क्या करते हैं कि अपनी उस पावर को, अपनी उस जॉब को जो है, तो अथॉरिटी को इलीगली यूज करते हैं, फाइनेंशियल थेफ्ट के लिए, फ्रॉड के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इनका बैकग्राउंड जो होता है, तो ऑब्वियसली दे आर पीपल ऑन हायर पोजीशंस, मोस्टली इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। वहां पे अब सिवेरिटी इनकी क्या होती है कि नॉर्मली इनकी सिवेरिटी हाई सिवेरिटी होती है, ठीक है। मतलब वो जो ब्राइबरी ले रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, या इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, तो सिवेरिटी उनकी ज्यादा ही होती है, ठीक है, क्योंकि इट्स दे आर इन अ पावरफुल पोजीशन, और उस पावरफुल पोजीशन में पावर का मिसयूज करें तो ऑब्वियसली इट इज सिवियर। अब बैकग्राउंड इनका क्या होता है कि वो तो हमने कह दिया कि अच्छा, फिर नेचर इनका क्या है, ये क्राइम का, व्हाइट कॉलर क्राइम का, इट्स इकोनॉमिक इन नेचर, ठीक है। अब पैटर्न इनका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है।
पेनल्टी के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, एक तो पाकिस्तान पीनल कोड है 1860, ठीक है, ये हमारे पास, ये तो हम सब में ही लिखेंगे। फिर इसमें ये आ जाता है कि हमारे पास एहतसाब एक्ट 1997 ये आ जाता है, नायब ऑर्डिनेंस 99 और एंटी करप्शन लॉज, ये भी हमने इसमें ऐड कर लिए। तो ये जो है, तो हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो हमारे पीपल ऑफ पावर है जो कि अपनी पावर का मिस यूज करते हैं, तो दैट इज वाइट कॉलर क्राइम, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास ब्राइबरी आ गई, इनसाइडर ट्रेडिंग आ गई, एम्बेजलमेंट, इंश्योरेंस फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट। इनसाइडर ट्रेडिंग किसी को पता है क्या है? यस मैम, इनसाइडर ट्रेडिंग और अंदर बिजनेस का पहले इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह इनसाइड ट्रेडिंग होती है कि जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं ना, वो जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है उसको शेयर कर दें फॉर देयर पर्सनल, और उससे उनके कोई जानने वाले या जो उनके साथ कंपनीज हैं उनको फायदा हो, तो इट्स इज कॉल्ड टू बी इनसाइडर ट्रेडिंग। फॉर एग्जांपल शेयर्स वगैरह में ज्यादा काम हो रहा होता है। बिल्कुल यही है। इसकी एग्जांपल, मतलब एग्जांपल तो नहीं, एक हिंट है, ये याद रखने के लिए मैंने किया था। यूट्यूब पे एक चैनल है इनसाइडर, ठीक है, तो वो हमें वो डिफरेंट फैक्ट्रीज में जाके वो चीजें बताते हैं जो हमें पब्लिकली वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, ठीक है, तो उसका नाम इनसाइडर है। इसी तरह इनसाइडर ट्रेडिंग भी, इससे हम याद रख सकते हैं कि जो मतलब वो ऐसी बातें जो कि हमारे जो पब्लिक को वो नहीं बतानी, पब्लिक को इजीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती, उस इंफॉर्मेशन को जो है, तो वही जो आपने बताया इनसाइडर ट्रेडिंग वही है एग्जैक्टली। ये स्टॉक अच्छा, एक्सचेंज वाले टॉपिक में सर आफ्ताब ने इसकी एग्जांपल भी दी हुई थी, मतलब शेयर्स जो लोग खरीदते बेचते हैं ना इकोनॉमी जब हम एग्जैक्टली, कवर कर रहे हैं। ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने नोट्स, तो इसमें मैंने ऐड किया हुआ है, वो एक आर्टिकल है, तो फिर आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक एक्सर्प्ट में देखा था कि इन जून 2018 दिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर साकिब निसार इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एट लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी, और ये हमारे पास ट्रेनिंग ऑफर करता है इन डिफरेंट फील्ड्स। यू कैन ऐड दिस टू इट इफ यू वांट टू। अच्छा, अब व्हाइट कॉलर क्राइम्स की समझ आ गई है? जी हेलो, जी। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम्स है और एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स है, इनमें डिफरेंस है, प्लीज इसको गौर से सुने, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हमारे पास वो क्राइम्स होते हैं ना कि जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं और वो उसको प्लान भी करते हैं, कमिट भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, ठीक है, और ये बहुत बड़े स्केल पे सब कुछ हो रहा होता है, ठीक है। And the type of crime which is planned, committed, and controlled by organized groups and is caused and is carried out on a large scale. ठीक है, normally it is carried out in phases with specialized division of labor. ठीक है, इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, एक को हम कहते हैं ब्रेन और एक को कहते हैं हम मसल, ठीक है। ब्रेन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास नॉर्मली वो जो इलीट ग्रुप होता है, ठीक है, इनके जिम्मे क्या होता है कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इनके जिम्मे होती है, ठीक है, ये सब कुछ ये करते हैं, द ब्रेन इज दैट कि वो प्लानिंग सारी वो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मसल आता है, मसल में हमारे पास एक सपोर्ट ग्रुप होता है और एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ठीक है। सपोर्ट ग्रुप हमारे पास क्या करता है कि वो क्राइम जो ऑर्गेनाइज हो रहे होते हैं उसमें वो हेल्प कर रहे हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राइम में वो हेल्प कर रहे होते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप जो होती है ना वो इनको फिजिकल और वो इनको सिक्योरिटी शील्ड प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर वर्किंग यूनिट जो उनका होता है, तो उसमें हमारे पास जो ये लो सोशो इकोनॉमिक जो लोअर तबके के लोग हैं, तो वो उसमें काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम है हमारे पास, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है हमारे पास के बेगरी का, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बेगरी होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मसल होता है, जो ब्रेन होता है ना, वो हमारे पास वो लोग होते हैं जो उसको सारा कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो हेड्स होते हैं, जो हमारे पास नॉर्मली इलीट्स होते हैं। लेकिन जो हमारे पास ये मसल होता है और इसमें वो वर्किंग यूनिट है ना, वो हमारे पास ये जो सिग्नल्स पे खड़े होते बच्चे होते हैं, दे आर द वर्कर्स, ठीक है, दैट इज द वर्किंग यूनिट, इसको हम मसल कहते हैं। अच्छा, ये इसकी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री दी थी, इफ यू वांट टू रीड इट गिव इट अ रीड। ये था कि इसमें मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो था इसका ओरिजिन कब हुआ था कि ये स्ट्रीट गैंग्स होते थे ना यूएस में,
तो इन 1800s एक गैंग था, तो उसका नाम था द 40 थीव्स इन न्यूयॉर्क, ठीक है। ये आयरिश अमेरिकन थे, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब वो दिहाड़ी वाले लोग जो थे, तो वो लोग थे बहुत कम जो कमाते थे, ठीक है। इस्लाम एरियाज में रहते थे ये लोग। तो इनको जो था जो एलिट्स होते थे, इनको टास्क देते थे, डिफरेंट क्रिमिनल टास्क, ठीक है। और वो इसमें इन्वॉल्व रहते थे हर वक्त, ठीक है। वो उसमें इतने वो स्किल्ड हो गए, इतने सक्सेसफुल हो गए ना, कि वो जो था तो फिर ये पॉलिटिक्स में भी आने लगे। इवन कि इनका एक बंदा था विलियम बॉस जो था, वो जो था तो वो एक टाइम पे इनका एक हॉल था, टैमनी हॉल, वो उसके लिए वो इलेक्शन में जो था तो उसमें उसमें वोट भी उसको मिले थे। फिर क्या हुआ कि 1850s में जो था तो ये ग्रुप डिसॉल्व हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद इनके मेंबर्स ने क्या किया कि इन्होंने और ग्रुप्स ज्वाइन करना शुरू कर दिए, ठीक है। क्योंकि जब वो ग्रुप खत्म हो गया था तो इन ये तो लो वेजर्स से ऑलरेडी, तो इनका जो था तो इकोनॉमिक बर्डन इन पे बहुत ज्यादा हो गया था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि और ग्रुप्स इन्होंने ज्वाइन कर लिए, फिर इन्होंने इलीगल एक्टिविटीज में शुरू हो गए। फिर उस टाइम पे हमारे पास एक इटालियन अमेरिकन ग्रुप था, इसको अमेरिकन कॉसा नॉस्ट्रा कहते थे, ठीक है। और माफिया, ये पूरा एक माफिया था, ठीक है। कॉसा नॉस्ट्रा जो होता है ये होता है, कॉसा नॉस्ट्रा का मतलब होता है आवर थिंग। ये जो सिसिलियन माफिया होता है, ये जब एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं माफिया के अपने ही ये जो मसल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो वो कहते हैं कि कॉसा नॉस्ट्रा वन थिंग और या लास्ट एस कॉसा, मतलब के द सेम थिंग। तो वो ये था कि वो अपने आप को द ऑनरेबल सोसाइटी कहते थे। वो बहुत मतलब फख्र से कहते थे कि वी आर द ऑनरेबल सोसाइटी। और ये मतलब ये फिर इन्होंने इतनी बदमाशी शुरू कर दी थी कि 1920 में जब अमेरिका में अल्कोहल सेलिंग पे बैन लगा था ना, तो इन्होंने क्या किया था कि इटालियन क्राइम फैमिली जो थी ना, तो वो इसमें इन्वॉल्व हो गई थी ये अल्कोहल की इलीगल सेलिंग में और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में। तो ये इसकी ओरिजिन वहां से हुई थी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बैकग्राउंड की हम बात कर लेते हैं कि हाई सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो होता है तो वो ब्रेन होता है, जो इलीट मैंने आपको बताया, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं हर चीज को। फिर लो सोशो इकोनॉमिक क्लास से हमारे पास मसल होता है, जो वर्किंग क्लास होती है। सिक्योरिटी ग्रुप होता है, सपोर्ट ग्रुप होता है, वो मसल होता है। डिग्री ऑफ सिवेरिटी इनकी पेटी भी हो सकती है, ग्रेवियस भी हो सकती है। पेटी में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज बेगरी हो जाएगी। ग्रेवियस में हमारे पास प्रोस्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है। अल्कोहल जो होता है तो वो उसकी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास इसकी नेचर क्या है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है, फिजिकल भी है। अच्छा, पैटर्न इसका नॉर्मली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही होता है, क्योंकि ये भी जो जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं तो उसमें वो स्पेशलाइज होते हैं, इस तरह ये लोग भी स्पेशलाइज होते हैं। ये एक ग्रुप में सारा काम कर रहे होते हैं। अच्छा, पेनल्टी इनकी वही पाकिस्तान पीनल कोड 1860 से हमें इनकी पेनल्टीज का पता चलता है, और एग्जांपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। आप लोग को समझ आ रही है? हेलो जी आ जी रही, समझ आ रही है। जी आ रही। आ रही है। अच्छा, ये इसको ना एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीका होता है इनका। मतलब इसमें ये जो मेंबर्स होते हैं ना, ये बहुत लॉयल और कमिटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और इस काम के साथ। ये जो है तो ये ओथ्स भी लेते हैं, इनके पूरे रस्म और रिवाज होते हैं, वो सब कुछ ये लोग करते हैं। और ये सीक्रेसी जो होते हैं, दे स्वेयर टू सीक्रेसी के, मतलब वो हर इसको सीक्रेसी को जो है तो सबसे मुकद्दम रखेंगे। अच्छा, दे डील इन इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज। न्यू यंग मेंबर्स ज्वाइन फॉर मनी, पावर, ठीक है, अथॉरिटी एंड प्राइड। अच्छा, और इसकी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप होती है, मतलब हर किसी को तो ये अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनका फिर ये होता है कि इंफॉर्मेशन लीक होने का भी खतरा होता है, और ये सब चीजें इसमें होती हैं जो हम मूवीज में देखते थे, माफिया, दैट्स बेसिकली द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, ठीक है। और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसपे ये स्ट्रिक्टली अमल करते हैं, ठीक है। और इनकी पूरी मोनोपोली होती है, ठीक है, उस जगह पे ये पूरे वहाँ के इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है पूरी। अच्छा, एक हमारे पास है कॉर्पोरेट क्राइम्स, ठीक है। अब कॉर्पोरेट क्राइम्स हमारे पास क्या होते हैं? दीज आर द क्राइम्स व्हिच आर कमिटेड बाय इंडिविजुअल विद इन देयर लेजिटिमेट ऑक्यूपेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, किसी को पता है कॉर्पोरेट क्राइम्स होते क्या है वैसे?
anyone. मतलब ये जनरली होते तो वाइट नहीं, जनरली ये वाइट कॉलर क्राइम्स ही होते हैं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग जो आपका तबका होता है वही कमिट करते हैं, बट ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो है तो बिगर बेनिफिट के लिए उसको कमिट करते हैं ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को उससे फायदा हो। एग्जैक्टली लेकिन ये जो होते हैं ना, ये वाइट कॉलर क्राइम्स जो होते हैं वो मोस्टली पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो कॉर्पोरेट क्राइम्स है ना, ये उस जो अपनी जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसको जो कॉर्पोरेट सेक्टर में उनकी एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको बेनिफिट करने के लिए, ठीक है। इसकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। The origin of the concept of corporate crimes can be traced to the larger concept of white collar crime, which was first introduced by Edwin Sutherland. ठीक है। अच्छा, अब explanation or differentiation from white collar crime. The corporate crimes overlaps with the white collar crime because the majority of individuals who may act or represent the interests of the corporation are white collar professionals. However, one main difference is that with corporate crimes, the person or people committing the crimes are working on behalf of the company they work for. The goal is to financially benefit the company or its shareholders. It is worth noting that to be considered a corporate crime, the company in question does not need to be aware of or condone such criminal activity. अच्छा, इसके नेचर हमारे पास क्या हो सकती है? इसकी नेचर हमारे पास इकोनॉमिक है बेसिकली. Severity depends upon the size of the corporate firms, vary from company to company. अच्छा, बैकग्राउंड ऑफ द क्रिमिनल क्या होता है? जो हमारे पास दे आर फ्रॉम गुड सोशल बैकग्राउंड्स, ऑब्वियसली दे आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, दे आर वर्किंग ऑन दे आर एम्प्लॉयड इन अ गुड कंपनी और एक अच्छी पोस्ट पर हैं, तो दे आर फ्रॉम गुड सोशल बैकग्राउंड्स. अच्छा, पैटर्न इनका वही होता है, हॉरिजॉन्टल या हो सकता है या वर्टिकल भी हो सकता है. अच्छा, पेनल्टी इनके लिए क्या है? पीपीसी 1860 है और इनको नैब और एफआईए जो है तो वो भी काउंटर कर सकते हैं. अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल ये थी ना कि जो वोक्सवैगन की कंपनी थी ना, तो उन्होंने क्या किया था, ये एक वोक्सवैगन एमिशन स्कैंडल था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो कुछ एम्प्लॉयज थे ना इस कंपनी के, इन्होंने क्या किया था कि एक सॉफ्टवेयर ऐसे डिजाइन किया था ना कि वो हमारे पास जो कार्स जो थी तो उसकी एमिशंस जो थी उसकी रीडिंग्स को बहुत कम दिखाती थी, ठीक है। और मतलब वो ऐसे शो कराती थी कि ये जो हमने गाड़ियां बनाई है तो वो कंपेटिटर्स से मतलब बेस्ट हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि इन रियलिटी दीस कार्स एमिशंस वर एक्चुअली 40 times higher than the permissible levels. Since the goal of this fraud was to financially benefit the business, not the perpetrators directly, it is considered as a corporate crime. ठीक है। और एक हमारे पास था बीच नेट न्यूट्रिशन कॉर्पोरेशन. इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने मतलब गलत इंफॉर्मेशन दी थी उसके ऊपर, न्यूट्रिशनल वैल्यूज के ऊपर. इन्होंने एक जूस बनाया था और उसके ऊपर उन्होंने जो न्यूट्रिशनल कंटेंट था वो गलत लिखा था, ठीक है। तो वो जूस जो था जब वो बिकने लगा तो वो ये वायलेशन ऑफ द फेडरल लॉ था, ठीक है। तो इस कंपनी के साथ क्या हुआ कि इसको फाइन किया था $2 million, ठीक है, फॉर सेलिंग फेक एप्पल जूस. और फिर इसके पास डिफरेंट स्कैंडल लगे थे और फिर जो था एस्टिमेटेड इनके ऊपर जो फाइन्स लगे थे, लीगल फी थी, और जो इस स्कैंडल की वजह से इनके जो सेल्स बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गए थे तो उसकी वजह से इनको टोटल ऑफ $25 million इनको लॉस हुआ था. तो ये जो था तो ये हमारे पास कॉर्पोरेट क्राइम्स हो गया. आपको समझ आई इसकी? जी. एनी क्वेश्चंस? हेलो, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आपने अभी जो ऑर्गेनाइज क्राइम बताया, व्हाइट कॉलर क्राइम बताया ना, इनमें जी. जो बिल्कुल स्लाइड सा डिफरेंस है ना वो दोबारा रिपीट कर दें, मैं वो उसमें इंटेंगल हो गया था, मुझे समझ नहीं आई.
अच्छा ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम्स वो होते हैं ना कि जो हमारे पास हायर पोजीशंस पे, मोस्टली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में ही होता है कि जो लोग हायर पोस्ट पे होते हैं ना, वो इलीगल वेज जो होते हैं तो अपनी पावर को इलीगली यूज करते हैं, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है, पर्सनल बेनिफिट के लिए। लेकिन जो कॉर्पोरेट क्राइम्स होती हैं वो जो एम्प्लॉइंग कंपनी है ना, उसके लिए वो ये फ्रॉड करते हैं, ठीक है। ओके मैं समझ गया, थैंक यू। वेलकम। और कोई क्वेश्चन? एक आपने क्वेश्चन बताया था, ये जो आप टाइप बता रहे थे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और दो टाइप और भी थी, आप काइंडली ना इनको डिफरेंशिएट कर दें कि ये टर्म्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, कोई विद एक प्रॉपर एग्जांपल। कुछ समझ तो आ रहा था लेकिन कोई एग्जांपल कोट कर दें तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। मैंने इसकी एग्जांपल शायद आपको दी भी है। एक हमारे पास है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल पैटर्न में क्या, हॉरिजॉन्टल में ये होता है हमारे पास के वो सेम क्राइम्स जो है तो उसको यूनिफॉर्म पेस पे लेके चल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा इसमें कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल पैटर्न पे काम करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पैटर्न पे ऐसे काम कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं अगवा बराए तावान, ठीक है, किडनैपिंग फॉर रैंसम, वो कर रहे हैं वो सेम उसी चीज को। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स भी यही करते हैं और जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स है वो भी यही करते हैं कि उसमें वो स्पेशलाइज्ड होते हैं, तो वो सिर्फ वही एक क्राइम को पकड़ते हैं और वही करते हैं, ठीक है, और एट द सेम पेस, ठीक है, जैसे वो बस पहले से चलता आ रहा था उसी तरह उसको लेके चल रहे हैं, ना ज्यादा कर रहे हैं ना कम कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्टिकल में क्या होता है कि वो कर रहे हैं उसकी तरह लेकिन उसको थोड़ा सा लार्जर स्केल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है, उसकी पेस बढ़ा रहे हैं, तो दैट्स वर्टिकल। मतलब कर रहे हैं वही क्राइम है, द सेम क्राइम, लेकिन उसको एट अ हायर पेस कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई इसकी? थैंक यू, मुझे अच्छा, और पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप में ये होता है, पॉजिटिव स्लोप में ये होता है कि उसकी सिविरिटी भी इंक्रीज होती जाती है और इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम भी इंक्रीज होती जाती है। मतलब उसने शुरू किया होगा एक पेटी से, क्राइम से, चोरी से, और फिर वो बढ़ता जा रहा है और अभी डकैती और फिर उसके बाद कत्ल और फिर इस तरह जाता जा रहा है, ठीक है। और जो नेगेटिव स्लोप है तो आई वुड से कि रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसके वो कम होते जा रहे हैं। जैसे कि सर ने बताया कि उसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स जो ले रहे थे, मतलब कि वो बहुत इफेक्टिव थे, इसीलिए क्राइम रेट में वो उसके क्राइम में डिक्रीज आया है। इज इट क्लियर नाउ? यस इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच। मैम एक सर डू यू आपका वांट टू और, आस्क एनी क्वेश्चन? जी जी। मेरा एक और क्वेश्चन था, ये माला, प्रोबेशिया और माला, इनसे आपने बताया था, इनसे का आपने बताया था ना कि वो इटसेल्फ ही गलत है, और प्रोबेशिया का आपने बताया था कि वो जो रूल ऑफ लैंड है उसको गलत करार देता है ना, तो वो तो जो वेरी नॉर्म्स करेगा, है, हाँ। मतलब हाँ नॉर्म्स बिल्कुल, वो तो वेरी हम्म। करेगा कंट्री टू कंट्री। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में डिफरेंट ड्रिंकिंग है या कोई और एक्सवाइज चीजें जो गलत हैं, लेकिन ब्राजील या डिफरेंट कंट्रीज में वो गलत नहीं है ना, तो वेरी करेगा हमारे पास। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो वेरी करता है, वो डिपेंड करता है सोसाइटी पे, ठीक है, कि उस सोसाइटी में प्रोहिबिटेड क्या है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम यहाँ पे कोई ड्रिंक नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, लेकिन अगर अब्रॉड कोई करना चाहे जो दूसरी कंट्रीज में वो कर, जहाँ पे वो प्रोहिबिटेड नहीं है, तो डिफरेंट डिफरेंट होता है ये हर जगह पे। सही है, दैट्स ओके, थैंक यू। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। जी सर, जी जी जी, सर। कंप्लीट हो गया है ये कॉर्पोरेट क्राइम्स तक, कॉर्पोरेट या यस सर। ऑर्गेनाइजेशनल क्राइम्स? चलो ओके फाइन। तो यार कौन इसको समराइज कर सकता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा है, क्या समझ आई है आपको? एनीवन? उस्ताद भाई मैं करूं? हाँ हाँ जी बिल्कुल, ये बताए कि क्या क्या हमने पढ़ा ना, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज हमने जो तरीके से। शुरू किया था वो हमने पहले शुरू किया क्राइम से, फिर हमने क्राइम को कहा कि वो वर्ल्ड कहाँ से ड्राइव हुआ, उसके बाद हमने ठीक। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी कि कौन से हमारे पास जो भी लोग थे उन्होंने इसके बारे में स्टडी करना शुरू की। फिर हम इसके आस्ता अच्छा। आस्ता आए कि मतलब आपके पास जो टर्म्स रिलेटेड है, इसके नॉर्म्स थे, डेवियंस थी, इवल था, सिन था, वाइस था, हमने जो बेसिक टर्म्स थी उसको पढ़ा। उसके चलो बाद गुड। हमने वो पढ़ने के बाद हम अपने पास थोड़ी सी, मैम ने वो भी बताई थी, जो हमारे पास थीरीज थी, जिस तरह स्विट्जरलैंड का कुछ थोड़ा बहुत बताया था, लेबलिंग का बताया था। उसके बाद हम आए थे क्राइम्स और टाइप्स ऑफ क्राइम्स और क्रिमिनल्स पे ना।
तो हमने फिर ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल पढ़े, जिसमें ओकेजनल पढ़ा, हैबिचुअल पढ़ा, उसके बाद हमने एक प्रोफेशनल पढ़ा, उसके बाद हम आगे टाइप्स ऑफ क्राइम्स पे ना, क्रिमिनल्स के बाद। तो अभी हमें क्राइम्स की टाइप्स पढ़े थे, तो उसमें आपके पास वाइट कॉलर ये जिस तरह क्राइम्स थे डिफरेंट थे, वो हमने पढ़े। और उसके बाद अभी हमारा जो खत्म हुआ है ये ऑर्गेनाइज क्राइम पे खत्म हुआ इंशाल्लाह। ठीक है। और फिर और ऑर्गेनाइजेशन, मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट क्राइम्स आप लोगों ने कवर कर लिया है। ऑर्गेनाइजेशन क्राइम्स या कॉर्पोरेट क्राइम्स आखिरी जो है। जी सर कर लिया है। चले ठीक और है। सो वेरी डिफरेंस भी अच्छा, ठीक ठीक, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, मतलब इन्होंने समझाया, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। चले ठीक है, बस यार यही है, क्रिमिनोलॉजी को इस तरह लेकर